सिटी हॉस्पिटल में मौत से अपनी सांसों को छीनने के लिए संघर्ष कर रही थी प्रतिमा को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद पल के आंसुओं के सैलाब को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। पास ही के बेंच पर बैठी शुभा दीदी की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। 2 साल के पोते रोनू को सीने से लगाए दीदी मन ही मन अपनी बहू की जिंदगी की कामना कर रही थी। अभी तो केशव की शादी का एल्बम भी उठाकर अलमारी में नहीं रखा गया था और यह वज्रपात हो गया। न जाने ऐसा क्या हो गया जिससे प्रतिमा को यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं किस मानसिक द्वंद्व से जूझती प्रतिमा ने हताश होकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था। मेरी तो किसी से कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वार्ड के आसपास मंडराती पुलिस भी हिम्मत तोड़ रही थी। मन भीतर से डर रहा था न जाने किस बात का मतलब क्या निकाल लिया जाए। 3 साल पहले की ही तो प्रतिमा इस परिवार में नए सदस्य के रूप में जुड़ी थी, केशव की पत्नी बनकर। 5 सदस्यों का छोटा सा परिवार था शुभा दीदी का। दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में रची बसी थी। केशव इनका इकलौता बेटा था। दीदी के सपनों को की धुरी उनकी सारी दुनिया उसी की चारों तरफ घूमती थी। बेटियों के ससुराल जाने के बाद पैदा हुआ खालीपन को दीदी ने प्रतिमा से भरने की कोशिश की। दीदी ने अपनी बहू को पहनने ओढ़ने और खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक की पूरी आज़ादी दे रखी थी। केशव की शादी के बाद साल भर तक मेरा जाना नहीं हुआ था दीदी के पास। हाँ, फ़ोन पर लगातार संपर्क बना था। हम दोनों बहनें जब बातें करने लगती तो फिर हमें वक्त का पता ही नहीं चलता था। अक्सर मोबाइल की बैटरी जब लो हो का सिग्नल देने लगती तब हमें अपने आसपास की सुध आती थी। शुरू में दीदी की बातों का केंद्र प्रतिमा ही हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगने लगा जैसे दीदी मुझसे कुछ छिपा रही है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर मुझे लगा शायद दीदी की परेशानी का कारण यह है कि प्रतिमा अभी तक इस परिवार को अपना नहीं सकी है। शायद वो अपनी शादी और पति को लेकर प्रतिमा की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही थी। केशव की शादी के साल भर बाद निराशाओं के जंगल में एक उम्मीद की किरण सबको ढेरों खुशियाँ दे गई थी। मुझे भी लगा कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब शुभा दीदी ने चहकते हुए बताया, अरे छोटी, अपनी प्रमोशन होने वाली है रे, तू दादी बनने वाली है। दीदी की आवाज़ सुनकर ही मैंने उनकी खुशी का अंदाज़ा लगा लिया था। पोता होने की खुशी में उन्होंने शानदार पार्टी का आयोजन किया था। तब मैं भी पहुंची थी उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। प्रतिमा को करीब से जानने समझने का मेरा यह पहला मौका था। जैसे मैंने अब उसे परखा, मुझे लगा कि इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद वह अपनी मानसिकता को वक्त के अनुसार ढाल नहीं पाई है। उसकी सोच काफ़ी पुरातन पंथी थी। प्रतिमा अपनी कोख से पहला बेटा जनने पर अपने आप को काफ़ी दर्पित महसूस कर रही थी। बेटे की माँ होने का यह दंभ उसके व्यवहार में भी झलक रहा था। बात बात में उसका तुनकना मुझे अखर रहा था। शायद यह उसके भीतर की असंतुष्टि थी जो बाहर आ गई थी। मैं लगभग 1 सप्ताह दीदी के पास रुकी। इस दौरान मैंने देखा कि केशव थोड़ा तनाव में है। केशव की मौसी होते हुए भी हमारा रिश्ता दोस्त जैसा ही है। मैंने चुटकी लेते हुए उससे पूछा, लगता है बाप बनने की सारी चिंताएं सिर पर मंडराने लगी है। चिंता तो 3 साल पहले ब्याह कर लाया था मौसी, अब तो इसे ज़िंदगी भर ढोना ही है। केशव ने निराशा से कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैंने प्यार से पूछा तो केशव पिघल गया। मेरी गोद में सिर रखकर लेट गया। मैं उस सिर पर हाथ फेरने लगी तो वह धीरे धीरे मेरे सामने अपने मन की परतें खोलने लगा। मौसी, आप तो जानती ही हैं माँ से मेरा कितना गहरा रिश्ता है। प्रतिमा ने आते ही उसे लेकर वक्त बवाल मचाना शुरू कर दिया। मैं जब भी माँ के पास बैठता हूँ यह अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ जाती। शाम को दोस्तों के साथ बैठना मेरा पुराना नियम है। इसमें भी उसे परेशानी होने लगी है। मैं अभी दोस्तों से बात शुरू भी नहीं कर पाता था कि उसके फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हो जाते थे। दोस्त मुझे जोरू का गुलाम कहकर चिढ़ाने लगते थे। अब आप ही बताइए, अगर मैं उसकी बगल में बैठ लूँ तो शाम के चौके में माँ के घुसना पड़ेगा। अगर ऐसा हो तो फिर घर में बहू लाने का क्या मतलब?
मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की कि तुम रसोई का काम ज़रा जल्दी निपटा लिया करो, मगर यह है कि तुनक जाती है। कहती है कि शादी से पहले भी तो घर का काम मम्मी ही किया करती थी, अब साल भर में क्या बूढ़ी हो गई हैं? अब आप ही बताओ, यह भी कोई जवाब हुआ भला? केशव अपनी ही रो में कहे जा रहा था। मैंने स्थिति को प्रथमा की नज़र से देखने की कोशिश की। नई नवेली पत्नी भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति उसके पहलू को छोड़कर माँ के आंचल में दुबका रहे। उसके भी कुछ अरमान होते हैं जिन्हें वह पति के साथ पूरा करना चाहती है। पति का दोस्तों के पास जाना शायद उसे अपने रूप यौवन का अपमान लगता होगा। मैंने एक दिन अकेले में प्रथमा के भीतर झांकने की कोशिश की। मौसी जी, अब आप ही बताइए, क्या कोई भी पत्नी यह सहन कर सकती है कि उसका पति उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों से बातें या चैटिंग करे? जब भी मैं उससे घूमने फिरने की या फिल्म देखने की बात कहती हूँ तो पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम बना लेता है। मैं तो बस साड़ी में लिपटी सबके पीछे पीछे रोबोट सी चलती रहती हूँ। भला यह भी कोई आउटिंग हुई? प्रथमा ने अपना पक्ष रखा। प्रथमा भी अपनी जगह सही थी। मैंने केशव को समझाया और दीदी से भी कहा कि आप दोनों को थोड़ा समय अकेले में बिताने दो ताकि एक दूसरे को समझ सके और इनके बीच दूरियां कम हो सके। साथ ही प्रथमा से भी थोड़ा धैर्य रखने को कहा। उसे भी समझाया कि अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दो, इसे भरोसे की धीमी आंच पर पकने दो, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। मगर मेरी बातें प्रथमा को समझ नहीं आई। शायद वह सब कुछ बहुत जल्दी अपने पक्ष में कर लेना चाहती थी। एक दिन दीदी फ़ोन पर सिसक पड़ी। उन्होंने बताया, आजकल प्रथमा घर में हरदम कलेश किए रहती है, बात बात में केशव से उलझ पड़ती है, रोनू को भी बिना बात के पीट देती है। घर की सुख शांति तो जैसे बीते ज़माने की बात हो गई। उसे लगता है जैसे कोई भी उसे और रोनू को पसंद नहीं करता। पता नहीं उसके दिमाग में यह बात कहाँ से आ गई कि हम केशव की दूसरी शादी करना चाहते हैं। एक दिन मैंने केशव को फ़ोन लगाया। कुछ देर इधर उधर की गप्पे लगाने के बाद मैं प्रथमा का जिक्र छेड़ा तो जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। बोला, मौसी, आप ही बहू ने आप हमारा जीना हराम कर दिया। आजकल तो मुझे बात बात में कानूनी की धमकी देती है, पूरे परिवार को घरेलू हिंसा और दहेज के केस में जेल भेजने की बातें करती है। ऐसा लगता है कि मैंने न शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ चुकी है। मैंने दीदी से फ़ोन पर बात की तो वे फ़ोन पर रोने लगी। बोली, समझ नहीं आता कि कहाँ चूक हो गई। प्रथमा और केशव दोनों की ही झुकने को तैयार नहीं है। मैंने उन्हें कैसे समझाऊं कि पति पत्नी के रिश्ते में झुकने का मतलब हारना नहीं होता। केशव में तो पुरुषोचित अहं है और प्रथमा को समझाती हूँ तो उसे लगता है कि मैं अपने बेटे का पक्ष ले रही हूँ। क्या करूँ? दोनों दो पाटों के बीच पिस रही हूँ। धीरे धीरे शुभा दीदी के घर हालात बेकाबू होने लगे। हरदम चहकने वाली जीजाजी गुमसुम हो गए। पहले प्रथमा अपने धमकियाँ दिया करती थी, अब उन पर अमल करने लग गई है। केशव पर मानसिक दबाव बनाने के लिए कभी कभी खुद को चोट भी पहुंचाने लगी थी। अब उसके दिमाग में केवल साजिशें ही चलती रहती थी कि किस तरह पति और सास को परेशान किया जाए। एक दिन अपने मोबाइल पर प्रथमा का फ़ोन देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने मेरे हेलो कहते ही बोली, मौसी जी, अपने बेटे की करतूत सुनिए। आज मुझसे कह रहे थे कि वे खुद ही थाने जाकर रिपोर्ट कर देंगे और उन्हें अपनी पत्नी से खतरा है, फिर पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे, यह पति पत्नी के बीच में पुलिस कहाँ से आ गई? बेटा, तुम थोड़ा शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे प्यार से शांति करने की कोशिश की। नहीं मौसी जी, अब जब तक आप कोर्ट कचहरी की होने लगी तो मैं भी सड़क पर ला कर छोड़ूंगी। प्रथमा बहुत गुस्से में थी। उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने तुरंत दीदी से बात की तो वे भी रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीदी की मदद कैसे करूं। अभी दिमाग में कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि यह बुरी खबर आ गई। प्रथमा ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। खबर मिलते ही प्रथमा के घर वाले भी आ गए। उन्होंने आते ही हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद उसके भाई केशव और दीदी की दहेज हत्या के केस में जेल भेजने की धमकी देने लगे। दीदी बहुत घबरा गई तो केशव ने हमसे कहा, मौसी, आप दोनों मेरे साथ घर चलिए, रोनू को भी कुछ खिला पिला दीजिए।
यहाँ तो अभी कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। रास्ते में मैंने केशव को सच्चाई जाननी चाहिए तो वो बोला, बात बहुत ही मामूली थी, बस प्रथमा ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। वह कैसे? मैंने पूछा। मौसी, आप निधि को तो जानती ही हो ना? केशव ने बात की भूमिका बनानी शुरू की। कौन निधि? वो मेरे दोस्त विशाल की बहन। मैंने दिमाग पर जोर डाला। हाँ वही, आप तो जानती ही हैं ना कि वह बचपन से ही अपने घर में सब मुँह लगी है। कल सुबह घर आ गई थी, आते ही हमेशा की तरह मेरे गले में झूल गई। बस प्रथमा ने बवाल मचा दिया, कहने लगी मेरा निधि के साथ चक्कर चल रहा है। केशव बोला, मगर वह तो तुम्हें बड़ा भाई मानती है। मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ मगर इस बात का क्या सबूत दूँ मैं प्रथमा को? कैसे उसकी गलतफहमी को दूर करूँ? केशव बिफर गया। उफ, तो यह बात है। प्रथमा जिस मुद्दे को उछालने के लिए मौका की तलाश में थी उसे निधि के रूप में मिल गया था। केशव को सबक सिखाने का उसके लिए अच्छा बहाना बना। उसने केशव के सामने ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। उसे बचाने की कोशिश में केशव के हाथ भी झुलस गए। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में जीजाजी का फ़ोन आया कि प्रथमा को होश आ गया है। हम तुरंत भागे। प्रथमा की आंखें खोल दी थी मगर अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसके वोकल कार्ड पर जख्म हो गए थे जिनकी सर्जरी अभी होनी थी। मैं एक हंसते खेलते जोड़े को बिखरते देख रही थी। केशव भूखा प्यासा रोनू को अपने से चिपकाए प्रथमा के पास बैठा रहा। उसे एकटक निहारता, शायद अपने व्यवहार पर मनन कर रहा था कि अगर प्रथमा को मुझ पर शक था तो मैंने भी कहाँ अपना भरोसा बनाए रखने के लिए उसे ठोस कदम उठाया था। रिश्तों में लगी आग को बुझाने के लिए मैंने भी तो उसमें कभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। बल्कि मैं आग में भी घी डालने का ही काम करता था। कितनी प्यारी लगती थी प्रथमा जब ब्याह कर आई थी। मुझ पर भरोसा करके ही तो आई थी इस घर में। क्या हाल कर डाला मैंने उसका। और उसकी आंखों में आंसू छलक गए। प्रथमा बोल नहीं पा रही थी मगर मनन शायद वह भी कह रही थी कि कितना अच्छा परिवार मिला था मुझे। मेरी सहेलियां मुझसे ईर्ष्या करती थी मगर मैंने अहम के बजाय में को ज़्यादा महत्व दिया। अपने रूप के जाल में उलझाकर पति के प्रेम को पाना चाहा। मैं भूल गई कि शादी जरूर एक व्यक्ति से होती है मगर रिश्ता पूरे परिवार से जुड़ता है। हम दोनों की गठबंधन को अपनी अपनी दिशाएं में खींच रहे थे। काश हम एक ही दिशा में एक कदम बढ़ाते तो प्यार के सफ़र में अपनी मंजिल के बहुत करीब होते। और फिर उसकी आंखों में आंसू लुढ़क गए। 3 दिन से यही स्थिति थी। हम सब किसी तरह प्रथमा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रथमा के भाई भी अब अपनी बहन की ही नादानी समझ रहे थे। आज प्रथमा ने इशारे से केशव को अपने पास बुलाया। उसके झुलसे हाथों को अपने हाथों में लेकर प्रथमा ने अपने होठों से लगा लिया। शायद वह अपने किए पर शर्मिंदा थी या फिर शायद केशव से माफ़ी मांग रही थी। केशव ने भी उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। दोनों के बीच मौन पसरा था। केवल आंखें ही बोल रही थी और आंसुओं के साथ मन का सारा मैल धुलकर बहने लगा था। हम सबकी आंखें भी नम हो गई थी। सुबह के भूले शाम को लौट आए थे।